So the today topic is what is memory allocation. List out the different methods of memory allocation. हम यूनिट नंबर 3 में मेमोरी मैनेजमेंट देख रहे हैं। मेमोरी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो मेमोरी जब भी हम क्रिएट करते हैं तो मेमोरीज़ में हम देखते हैं कि मेन मेमोरी मीन्स हमारी रैम और दूसरी रहती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, परमानेंटली हमारे जितने भी फाइल्स रहते हैं ऑल दे आर परमानेंटली स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। और जब भी हमें किसी प्रोसेस को या किसी फाइल को रन करना रहता है तो हम उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी लेके आते हैं। अब जब हम उसको मेन मेमोरी में लाते हैं तो उसको कुछ मेमोरी एड्रेसेस अलोकेट होते हैं। तो वो अलोकेशन किस तरीके का होता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इन मेमोरी अलोकेशन मेमोरी इज़ अलोकेटेड टू द प्रोग्राम को मेमोरी अलोकेट होती है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव होल प्रोग्राम इज़ मैंडेटरी फॉर प्रोग्राम इन मेमोरी it is not required to have whole program in memory. For a program, memory allocation is required when the program is loaded and also for more efficient memory uses by the program. मीन्स यहाँ पे जो मेमोरी अलोकेशंस के मेथड्स रहते हैं वो नीचे आपको एक हायरार्चिकल डायग्राम दिख रही है, इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया था कि मेमोरी अलोकेशन दो तरीके से होता है, कंटीन्यूअस मेमोरी अलोकेशन एंड नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी अलोकेशन। कंटीन्यूअस मेमोरी अलोकेशन का मतलब होता है कि हम उस प्रोसेसेस को जो सेकेंडरी स्टोरेज से हम जो मेमोरी में मेन मेमोरी में लेके आ रहे हैं और उसको वहाँ पे हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो वो हम कंटीन्यूअस मैनर में दे रहे हैं। ठीक है, और नॉन कंटीन्यूअस में होता है कि हम उसको नॉन कंटीन्यूअस मैनर में दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, जहाँ पे परमानेंटली प्रोग्राम स्टोर्ड है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज है ये जहाँ पे प्रोग्राम्स स्टोर्ड है। या फिर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हार्ड डिस्क, क्योंकि ये ड्राइव्स या हार्ड डिस्क से आपको समझ में आएगा कि दीज आर द परमानेंट स्टोरेज एरिया जहाँ पे परमानेंटली फाइल्स स्टोर रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे P1, P2, P3 ऐसे प्रोसेसेस ऑलरेडी स्टोर्ड है, इस तरीके के प्रोसेसेस स्टोर्ड है। और यहाँ पे साइड में मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरी मेन मेमोरी मीन्स रैम। मेन मेमोरी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। उसका कुछ पोर्शन ऑलरेडी पहले ओएस ने ऑक्यूपाई करके रखा है। ठीक है, ओएस ने ऑक्यूपाई करके रखा है। फिर उसके कुछ पार्टीशंस जो है, ये पार्टीशंस क्या बता रहे हैं, दीज आर द मेमोरी पार्टीशंस, मेमोरी अलोकेशंस बता रहे हैं आपको। अब कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि जैसे ये P1 नाम की प्रोसेस अभी मुझे रन करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं उसको यहाँ पे लोड कर दूँगी रैम के अंदर। ठीक है, P2 नाम की प्रोसेस है, उसको मैं उसके बाद लोड कर दूँगी। P3 नाम की अगर सपोज प्रोसेस होती तो मैं उसको P2 के बाद लोड कर देती हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड एज कंटीन्यूअस अलोकेशन। ठीक है, एड्रेसेस जो है वो स्टार्ट होते हैं 0 से, ये सो एंड सो तक रहेंगे। ओएस के लिए कुछ मेमोरी स्पेस अलोकेट होंगी। ठीक है, फिर P1 के लिए कुछ मेमोरी स्पेस अलोकेट होंगी। तो इस तरीके से ये एड्रेसेस जो है वो ऑक्यूपाई होते हैं। ठीक है, और ये टोटल हमारी पूरी जो है ये हमारी मेन मेमोरी है यानी रैम है। तो कुछ इस तरीके का पिक्चराइजेशन रहता है मेन मेमोरीज़ का। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का। तो हम अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, मेमोरी एलोकेशन। तो जब भी मेमोरी एलोकेशन होता है तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि पूरी की पूरी प्रोसेस उठा के, जैसे ये जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि पूरी की पूरी प्रोसेस उठा के मैंने उसको यहाँ पे लोड कर दी मेन मेमोरी में। ये भी हो सकता है
और दूसरी चीज़ कि हम प्रोसेसेस को नंबर ऑफ ब्लॉक्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे P1 नाम की प्रोसेस है, उसको रन करने के लिए मुझे CPU, हाउ मेनी रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द P1 प्रोसेस। सपोज दैट P1 नाम के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए CPU तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। विदाउट CPU तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। हर एक प्रोसेस को रन करने के लिए CPU चाहिए। दूसरा, इसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होना ज़रूरी भी है या ऑप्शनल भी। इट इज़ द ऑप्शनल रिसोर्स, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो ऑप्शनल रिसोर्स है, CPU इज़ द मैंडेटरी रिसोर्स। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसको लग रहे हैं, वही P2 नाम के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ CPU लग रहा है। सो दीज आर द डिफरेंसेस कि हाउ मेनी रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग सच टाइप ऑफ प्रोसेसेस। तो कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। अगर मैं P1 को पूरा उठा के यहाँ पे मेन मेमोरी में शिफ्ट कर देती हूँ और इसको CPU जैसे अलोकेट हो जाता है, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। विद इन सम टाइम P1 प्रोसेस रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल है तो ही उसको मिलेंगे, अगर नहीं है तो ये वेटिंग में चला जाएगा। अब वेटिंग में चला जाएगा तो हम इस मेमोरी को इस अच्छे से मैनेज करने के लिए हमने स्वैपिंग नाम का एक टॉपिक देखा था। तो हमने क्या किया था, इस P1 नाम के प्रोसेस जो वेटिंग में चली गई है उसको हमने स्वैप आउट कर दिया, सेकेंडरी मेमोरी में डाल दिया है टेम्परेरीली, और दूसरे प्रोसेस को उठा के हमने फिर से रन करने के लिए मेन मेमोरी में लेके आए। बट दिस इज़ कॉल्ड एज स्वैपिंग, उसको हम स्वैपिंग कहते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो 1 by 1 हो रहा है, ठीक है, सिंगल प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में हो रहा है। अब हम मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में अगर वर्क करते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग में होता है कि जितने भी प्रोसेसेस है, आपको अगर आपके रैम का यूटिलाइजेशन अच्छे से बढ़ाना है तो हम पूरे प्रोसेसेस को, मैक्सिमम प्रोसेसेस को हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। अगर उस केस में P1 वेटिंग में चला जाता है तो अननेसेसरीली यहाँ पे उसके मेमोरी एलोकेशन जो है वो क्या रहते हैं, ऑक्यूपाई रहते हैं। तो अननेसेसरीली ये मेमोरी एलोकेशन ऑक्यूपाई है। तो बेटर वे कि हम इसको क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। सो फर्स्ट ब्लॉक रिक्वायर्ड CPU, सेकंड ब्लॉक्स रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो अगर हम ब्लॉक वाइज भी हम उसको यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं और विदाउट ब्लॉक भी हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये चीज़ हो सकती है मेमोरी मैनेजमेंट में। So this is the diagram of memory management method. There are two ways to allocate the memory in RAM: contiguous allocation and non-contiguous allocation. अब contiguous allocation में सिंगल पार्टीशन एंड मल्टीपल पार्टीशन, ऐसे दो चीज़ें आती है। सिंगल पार्टीशन एंड मल्टीपल पार्टीशन तो वही जो मैंने बताया अभी आपको ब्लॉक, ठीक है। जैसे अभी ये प्रोसेस है P1 नाम की, जिसको दो रिसोर्सेज लगने वाले हैं, CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो हम इसको मल्टीपल पार्टीशन कह सकते हैं। जैसे हमने इसको अभी दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, ठीक है, PI एंड PJ। समझ में आ रहा है ना आपको, PI एंड PJ। देयर आर टू पार्टीशंस ऑफ प्रोसेस P1 के दो पार्टीशंस हो गए। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल पार्टीशन। एंड सिंगल पार्टीशन मीन्स P2 नाम के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ CPU रिक्वायर्ड है, उसके बाद कुछ भी नहीं, तो वो सिंगल पार्टीशन हो गया। सो सिंगल पार्टीशन एंड मल्टीपल पार्टीशन, ऐसे दो अलोकेशंस हो सकते हैं कंटिन्यूअस अलोकेशन में। अब जब मल्टीपल पार्टीशन है तो उसमें फिक्स अलोकेशन एंड डायनामिक अलोकेशन, ये भी दो कंसेप्ट्स आते हैं। फिक्स अलोकेशन मीन्स उसमें आपके मेमोरीज को है वो जो डिवाइड की गई है, जितनी भी मेमोरी है, जैसे फॉर एग्जांपल रैम आपकी है 4 GB की, ठीक है, 4 GB रैम है आपकी, तो आप पहले से ही क्या कर दो, उसको फिक्स पार्टीशन कर दो। फिक्स पार्टीशन करना इसका मतलब क्या होता है कि 4 GB रैम को इक्वल फिक्स पार्टीशन में डिवाइड कर दो। जैसे MB में अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो, अब 4 GB है तो मे बी 4000 ऑफ MB है, अब उस तरीके से उसको डिवाइड कर दो, 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB, इस तरीके से आप 4000 MB ब्लॉक को कॉमनली डिवाइड कर दीजिए। तो उसे हम कहते हैं फिक्स पार्टीशन, फिक्स अलोकेशन, ओके। और डायनामिक अलोकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे CPU, जैसे ये PI नाम का आपका पार्टीशन है, ठीक है, उसको CPU अलोकेट है, बट CPU चाहिए रिसोर्स उसको, बट ये PI नाम के पार्टीशन को 200 MB
200 MB मेमोरी एलोकेशन चाहिए, ठीक है, 200, और पीजे को 100 MB चाहिए, पीजी को 100 MB चाहिए। तो ये फिक्स पार्टीशन में जाएगा क्या? नहीं, ये डायनामिक पार्टीशन में जाएगा। डायनामिक का मतलब एट रन टाइम हम उसको अकॉर्डिंग टू दैट पार्टीशन हम उसको उतनी मेमोरी स्पेस अलोकेट करने वाले हैं। तो PI नाम के पार्टीशन को 200 MB मेमोरी स्पेस अलोकेट चाहिए और PJ नाम के पार्टीशन को 100 MB अलोकेशन चाहिए। तो हम रन टाइम अकॉर्डिंग टू दैट पार्टीशन उसको कितना रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है उतनी रिक्वायरमेंट का पार्टीशन हम करेंगे और उसको हम मेन मेमोरी अलोकेट करेंगे। लेकिन फिक्स पार्टीशन में क्या होता है कि फिक्स पार्टीशन में हम हमारी मेन मेमोरी को पहले से ही फिक्स पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं, तो उतनी ही स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, रिमेनिंग स्पेस भी फिर उसके कंटिन्यूअस मैनर में नेक्स्ट ब्लॉक को असाइन हो जाएगी। जैसे आपने अभी इस ब्लॉक को इक्वली डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB। अब PI को रन करने के लिए 200 MB चाहिए, तो वो कितने ब्लॉक अलोकेट करेगा? ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लेगा पोर्शन, क्योंकि उसको 200 चाहिए था और हम ये कंटिन्यूअस अलोकेशन देख रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअस मैनर में ही आएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज फिक्स अलोकेशन एंड डायनामिक अलोकेशन। सेकंड अलोकेशन आता है नॉन कंटिन्यूअस अलोकेशन। उसमें हम टॉपिक्स देखने वाले हैं सेगमेंटेशन एंड पेजिंग। दिस टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन कंटिन्यूअस अलोकेशन में आपके मेन मेमोरी में सेगमेंट्स क्रिएट होते हैं या फिर पेजिंग क्रिएट होता है, ठीक है। तो पेजिंग जैसे अगर आप यूनिक्स या लाइनेक्स, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप लेते हो तो उसमें पेजिंग का कंसेप्ट दिया हुआ है लाइनेक्स में। तो पेजिंग मीन्स मेमोरी का ही अलोकेशन है, बट वो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन है। उसी तरीके से सेगमेंटेशन भी नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। तो ये दो टॉपिक तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कंटिन्यूअस एलोकेशन पे। ओके, फिर से एक बार मैं रीड करती हूँ। Memory allocation is very important because it creates the data structure of arbitrary size. It avoids the memory leaks. Memory leaks को वो avoid करता है and it provides the runtime performance. तो memory allocation करना ये सबसे important चीज़ है। Method for memory allocation: the program can be allocated the space in main memory by the different methods as shown in the figure. तो ये मैंने अभी आपको explain किया। Then next question आ सकता है डिफाइन द कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये जो दो टाइप्स मैंने बताए, दो मेथड्स, कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या होता है, उसके डिफरेंसेस बताओ। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन इज़ द क्लासिकल मेमोरी एलोकेशन मॉडल इन विच ईच प्रोग्राम इज़ अलोकेटेड अ सिंगल कंटिन्यूअस एरिया इन मेमोरी। तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इसके पहले कि हर एक प्रोग्राम को कंटिन्यूअस मैनर में मेमोरी एलोकेट की जाती है, इट इज़ कॉल्ड एज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ओके, ये जनरली क्लासिकल मेथड इसको कहा गई है बिकॉज इन द 1961, ठीक है, तब ये मेथड्स यूज़ की जाती थी। 1961 में जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तब ये मेथड यूज़ की जाती थी। अभी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन रहता है। फॉर एग्जांपल पेजिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेजिंग जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे लाइनेक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको पेजिंग कंसेप्ट दिखेगा, या फिर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सेगमेंटेशन दिखेगा। सो दिस टू टाइप्स आर इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन। और कंटिन्यूअस एलोकेशन जो है ये क्लासिकल मेथड है जो पहले के ज़माने में यूज़ की जाती थी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन इज़ द क्लासिकल मेमोरी एलोकेशन मॉडल इन विच ईच प्रोग्राम इज़ एलोकेटेड अ सिंगल कंटिन्यूअस एरिया इन द मेमोरी। In early computer system, the memory allocation design was made statically. Statically का मतलब वही मैंने बताया, मैंने इसके पहले आपको डिफाइन किया, स्टैटिक मेथड एंड डायनामिक मेथड। तो पहले के ज़माने में जब भी मेमोरी एलोकेशन होता था वो हमेशा स्टैटिकली होता था, यानी बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले ही स्टैटिकली उसको डिफाइन किया जाता था कि इतनी मेमोरी स्पेस इसको लगने वाली है। बट कभी कभी प्रोग्राम्स हमारे ऐसे रहते हैं कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन दे चेंज देयर रिक्वायरमेंट्स, वो उसके रिक्वायरमेंट्स को चेंज करते हैं। सो व्हाट कैन वी डू एट दैट टाइम, हम उस टाइम पे क्या कर सकते हैं। अगर हमने पहले से ही फिक्स करके रख दिया है कि इतनी मेमोरी स्पेस इसको लगने वाली है, बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर एट द रन टाइम प्रोग्राम चेंज करता है अपने
रिक्वायरमेंट्स, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो उस टाइम पे तो हमारा OS क्रैश होने को रहा, ठीक है। तो इसलिए डायनामिक करना सबसे बेटर है, क्योंकि वो डायनामिक में हर एक चीज़ रन टाइम स्पेसिफाई होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स। The OS determines the memory required to execute a program and allocate the sufficient memory to it. Practical issues in contiguous memory allocations are, तब contiguous memory allocation अगर हम यूज़ करते हैं तो प्रैक्टिकली क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। पहला तो ये प्रोटेक्शन ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम वन अनदर, दैट इज़ इंश्योरिंग दैट प्रोग्राम डू नॉट इंटरफेस विद ईच अदर एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है अगर आप कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करते हो, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं वो एक के बाद कंटीन्यूअस मैनर में रहते हैं। सो दे आर नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, तो आपको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी रहता है। ये एक इशू हो सकता है। स्टैटिक एंड डायनामिक रीएलोकेशन ऑफ द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट फ्रॉम द मेमोरी एरिया अलोकेटेड टू इट। अगर आप यहाँ पे रीएलोकेशन हमेशा यूज़ करते हो, मैंने एक प्रोसेस का काम ख़त्म हो गया तो उसने अपनी मेमोरी स्पेस जो है वो रिलीज़ कर दी, ठीक है, तो दूसरे को मिलनी चाहिए। तो जो हम रीएलोकेटर प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम में भी इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल P1, P2, P3 ये कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेट एरिया ले चुका है, P1 का एग्जीक्यूशन हो गया, इसने उसकी मेमोरी स्पेस जो है वो रिलीज़ कर दी एग्जीक्यूशन होने के बाद, तो ये तो हो गई रिलीज़ कर दी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये जो आपका P1 है, ये P1 यहाँ से हट गया, ठीक है, क्योंकि इसने ये मेमोरी स्पेस जो है वो रिलीज़ कर दी। सो व्हाट अबाउट दिस एरिया, अब इस एरिया का क्या होगा? क्या आप कोई कॉम्पैक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हो जिसके थ्रू ये एरिया नीचे मर्ज हो जाएगा, जो रिमेनिंग जो अवेलेबल मेमोरी स्पेस है, अवेलेबल मेमोरी स्पेस, फ्री मेमोरी स्पेस जो अवेलेबल है नीचे, उसके साथ कॉम्पैक्ट हो जाएगा? ऐसा कोई कॉम्पैक्शन टेक्निक आपने यूज़ की है आपके मेन मेमोरी के लिए? तो वो सब चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी रहती है, तो वो एक इशू हो सकता है। मेमोरी फ्रेगमेंटेशन वेयर बाय एरिया ऑफ द मेमोरी बिकम अनयूजेबल एंड मेजर्स टू ओवरकम इट। तो वही मेमोरी फ्रेगमेंटेशन का मतलब यही कि आपको मेमोरी को फ्रेगमेंटेड करना पड़ेगा। एक बार वो प्रोसेस ख़त्म हो गई, उसने उसकी मेमोरी स्पेस रिलीज़ कर दी, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन है कि वो जो फ्री मेमोरी स्पेस है उसके साथ वो ऑक्यूपाई हो जाएगी नीचे? क्योंकि अब यहाँ पे तो हम नहीं कह सकते कि ये कंटीन्यूअस ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये बीच में ही नीचे एक स्पेस जो है वो फ्री जा रही है। तो अगर हम कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन लेते हैं तो इस टाइप के इश्यूज़ आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रोविज़न करना ज़रूरी है। फिर नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन अगर हम लेते हैं तो क्या हमें फ़ायदे हैं? इन द नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मॉडल investigates allocation of several non-contiguous area of the memory to the program। अब इस केस में जो प्रोग्राम्स एलोकेट होते हैं वो नॉन कंटीन्यूअस मैनर में, जैसे यहाँ पे मैंने P1, P2, P3 कंटीन्यूअस मैनर में लिया था, हो सकता है यहाँ पे P2 दिया है, P3 है और P1 के लिए कुछ नीचे सबसे लास्ट में जो एरिया है उसको एलोकेट किया गया है P1 को। ओके, अब इसका भी एड्रेस कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है 501 और यहाँ पे 4001, ये इसका लास्ट साइज है। तो P1 दिस इज कॉल्ड एज नॉन कंटीन्यूअस एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन। P1, P3 ये दो एक साथ है, एक के बाद एक है, बट P1 को हमने कहीं दूसरी जगह पे स्पेस एलोकेट की है। दिस इज कॉल्ड एज नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अ मेमोरी एरिया विच इज़ नॉट लार्ज इनफ to hold the complete program can still be used. This fact avoid external fragmentation and improve the memory utilization. As a consequence, it is unnecessary to perform either merging the free space area or compaction. तो यहाँ पे compaction, this fact to reduce the overhead of memory allocation. Non-contiguous memory allocation include paging and segmentation. तो paging और segmentation इन दोनों के बीच में क्या होता है, अगर हम non-contiguous memory allocation यूज़ कर रहे हैं, ओके, सो इन दैट केस P1 नाम की प्रोसेस कहाँ पे दिख रही है? सबसे लास्ट में। P2 नाम की प्रोसेस का स्पेस कुछ अलग जगह पे दिख रहा है, P3 की स्पेस कुछ अलग जगह पे दिख रही है। सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग फ्री मेमोरी स्पेसेस? तो ये जो रिमेनिंग फ्री मेमोरी स्पेसेस रहती है, इसको हम क्या करते हैं, नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हम उसको कॉम्पैक्ट करके एक बड़ा सा एक ब्लॉक
फ्री मेमोरी स्पेस का हम वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं कि मेरी अभी इतनी फ्री मेमोरी स्पेस जो है वो, ये इतना ब्लॉक जो है वो फ्री मेमोरी स्पेस का अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम वहाँ पे टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं नॉन कंटिन्यूअस मैनर में। बट कंटिन्यूअस मैनर में वो पॉसिबल होना डिफ़िकल्ट है, या फिर उसको पॉसिबल करना आपका टास्क हो सकता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। अब उसके नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के भी दो टाइप्स मैंने बताया है, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। Then what is the difference between contiguous and non-contiguous memory allocation? So the below table shows the differences between these two memory allocation features, then contiguous allocation and non-contiguous allocation. अब allocation कैसे रहता है? तो contiguous में allocate the single area in memory, memory का एक single area allocate किया जाता है। allocate the several memory areas, one memory area to each part of the program. अब नॉन कंटिन्यूअस में हमेशा क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, P1 नाम के प्रोसेस को मैंने दो रिसोर्सेज उसको रिक्वायर्ड है, तो उसको मैंने PI एंड PJ ऐसे दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। तो जनरली ये मल्टी पार्टीशन जो रहता है वो नॉन कंटिन्यूअस में भी फॉलो किया जाता है, उसमें ही फॉलो होता है। तो जब उसमें फॉलो होता है तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो P1 PI नाम का जो पार्टीशन है उसके लिए ये ब्लॉक असाइन हुआ है, और PJ नाम का जो पार्टीशन है उसके लिए ये ब्लॉक असाइन हुआ है। तो इस तरीके से मल्टी पार्टीशंस भी क्रिएट होते हैं नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। तो वही सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन में एक सिंगल एरिया ऑफ मेमोरी का दिया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस को। तो नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन में एक प्रोसेस के सेवरल पार्ट्स किए जाते हैं, एक प्रोग्राम के सेवरल पार्ट्स किए जाते हैं, और डिफरेंट मेमोरी एरियाज उसको असाइन किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया PI और PJ के लिए। ओके, एग्जीक्यूशन कैसे होता है? तो नॉन ओवरहेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अगर हम कंटिन्यूअस एलोकेशन लेते हैं तो यहाँ पे नो ओवरहेड होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। नो ओवरहेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अगर आप कोई चीज़ सिक्वेंशियली लेते हो देन देयर इज़ नो ओवरहेड टू बी परफॉर्म, ठीक है, वहाँ पे ओवरहेड नहीं होगा। ओवरहेड के चांसेस कहाँ पे आते हैं? जहाँ पे कोई चीज़ सिक्वेंशियली नहीं रहती है, एंड दिस इज़ हैपन इन द नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन, ठीक है। तो ओवरहेड कंटिन्यूअस एलोकेशन में ओवरहेड नहीं होता है, तो नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन में ओवरहेड होने के चांसेस हो सकते हैं। एड्रेस ट्रांसलेशन इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे उसके लिए आपको एड्रेसेस देना ज़रूरी रहते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि PI इज़ द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ द प्रोसेस P1, ठीक है, और यहीं पे मुझे एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा PJ का, क्योंकि PI जैसे ख़त्म हो जाता है तो PJ स्टार्ट होने वाला है, PJ का एग्जीक्यूशन। तो PJ का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 1 0 0 1, ये PJ का स्टार्टिंग एड्रेस है। तो जैसे ही ये PI जो है, ये जो आपका पार्टीशन है P1 प्रोसेस का, ये फर्स्ट पार्टीशन जैसे एग्जीक्यूट हो जाता है, सो दिस मेमोरी ब्लॉक कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस होना ज़रूरी है, तो ही वो वहाँ पे जाके जंप करेगा। अगर यहाँ पे 1001 दिखेगा तो ही वो यहाँ से जंप करेगा यहाँ पे फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एड्रेस ट्रांसलेशन इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। This is the differences. Swapping. Swapped in a program must be placed in its originally located area. Hence, the process of the program depend on other program using the same memory area. Swapped in a program can be placed anywhere in the memory. This feature provide better execution progress than the contiguous allocation. अब स्वैपिंग में क्या डिफरेंसेस है? तो जो स्वैपिंग होता है कंटिन्यूअस में, तो कंटिन्यूअस में जो प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे ये यहाँ पे P1 वाला था, पहले मैंने क्या बताया था, P1 है, ठीक है, कंटिन्यूअस देख रहे हैं हम, P1 P2 P3। अब P1 में कितने रिसोर्सेस लगने वाले हैं? 2, CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। CPU का काम खत्म हो गया, उसने रिक्वेस्ट भेजी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, एंड करंटली दीज आर नॉट अवेलेबल। तो ये P1 नाम की प्रोसेस वेटिंग में चली गई। जैसे ये वेटिंग में चली गई तो हमने यहाँ पे स्वैपिंग अप्लाई किया और इसको हमने स्वैप आउट कर दिया, सेकेंडरी मेमोरी एलोकेशन में डाल दिया।
बट जब ये यहाँ से यहाँ पे स्वैप हो गया तो ये जो मेमोरी स्पेस है ये तो फ्री हो गई है, ये फ्री हो गई है तो ये किसी दूसरे प्रोसेस को अलोकेट हो सकती है, बट कंटिन्यूअस में ये चीज़ नहीं होती है। कंटिन्यूअस में वो फ्री ही रहेंगी और जब ये स्वैपिंग होगा तो उसी लोकेशन पे स्वैपिंग होगा, ठीक है। वही नॉन कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कॉम्पैक्शन टेक्निक यूज़ की जाती है। जैसे ही ये स्वैप आउट हो गया तो स्वैपिंग वो उसी एरिया में नहीं होगा, वो उसके लिए किसी दूसरा फ्रेश एरिया अलोकेट हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस इन स्वैपिंग। उसी तरीके से रीयूज़, इंटरनल fragmentation exist in partitioned allocation, external fragmentation exist in fast bit और best fit allocation। तो ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब कॉम्पैक्शन ही होता है, जिसमें हम उसको क्या करते हैं, जो भी फ्री मेमोरी स्पेसेस है उसको हम फ्रेगमेंटेड कर देते हैं और फिर हम उसका रीयूज़ करते रहते हैं, ठीक है। इन सेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट बट नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इन पेजिंग नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट। तो जब हम फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक देखेंगे तो उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो ये क्या रहता है ये हम उस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। तो उसका फिर रीयूज़ होता है। तो वही इसमें आपके नॉन कंटिन्यूअस में पेजिंग एंड सेगमेंटेशन ऐसे दो पार्ट्स है। तो सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन डज नॉट एग्जिस्ट। वही पेजिंग में external fragmentation is not exist but internal fragmentation is exist, and contiguous memory allocation में internal fragmentation exist in partitioned allocation and external fragmentation exist in best fit allocation। तो ये सब चीज़ें क्या है ये हम फ्रेगमेंटेशन में पढ़ने वाले हैं। सो फिलहाल आपको सिर्फ ये डिफरेंसेस ध्यान में रखने हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस allocation। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, पार्टीशन का। तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है, सिंगल पार्टीशन एंड द मल्टीपल पार्टीशन। गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे।